प्रिय दर्शकों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेकर हाजिर हुए हैं चंद्रमा के नवम भाव में होने पर अगर वो अशुभ परिणाम दे रहा है, पाप प्रभाव में है, तो लाल किताब के हिसाब से, लाल किताब के अनुसार किस तरीके की रेमेडी करनी चाहिए, इसके बारे में यहाँ पे डिटेल में आप जानेंगे। तो पहले ये जानते हैं कि जो नौवां भाव है, कुंडली का 9th हाउस है, वो क्या है, पहले उसके बारे में जान लेते हैं। फिर चंद्रमा से रिलेटेड जो भी रेमेडी होगी हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। 9th हाउस काल पुरुष की कुंडली में 9th हाउस को कहा जाता है भाग्य भाव, जिसको गुरु रूल करता है। जुपिटर उसका स्वामी होता है काल पुरुष की कुंडली में, वहाँ पे धनु राशि आती है और धनु राशि का स्वामी जो है वो जुपिटर होता है, गुरु होता है। तो गुरु और चंद्रमा की परस्पर घनिष्ठ मित्रता है, तो चंद्रमा का यहाँ होना वैसे सामान्य तौर पर ये शुभ माना जाता है। तो चंद्रमा जब भी 9th हाउस में होता है तो वहाँ पे अच्छी हेल्थ, वेल्थ और माता के साथ काफ़ी अच्छा व्यवहार, हर एक तरीके की सुख सुविधा दे सकता है। वो भाग्य आपके बढ़ा सकता है, तमाम तरीके की आपको अपॉर्चुनिटी दे सकता है। बहुत केसेस में ऐसा देखा गया है माता के ही माध्यम से जातक का भाग्योदय होता है, माता के ही सहयोग से, माता के आशीर्वाद से ही उसका भाग्योदय होता है और माता हर तरीके से उसको सपोर्टिव रहती है। ये तो बात है जब चंद्रमा शुभ स्थिति में हो। चंद्रमा अच्छा है, शुभ है, शुभ ग्रहों के साथ में है, शुभ प्रभाव में है, या फिर चंद्रमा 9th हाउस में है, 9वें भाव में है, तो पंचम भाव में कोई शुभ ग्रह होना चाहिए। क्योंकि पंचम और नवम दोनों त्रिकोण है, तो जब पंचम भाव में कोई ग्रह होता है तो 9वें भाव में बैठे हुए ग्रह को सपोर्ट मिल जाता है और चंद्रमा को यहाँ पे शुभ ग्रह से सपोर्ट मिल जाएगा। तब 9वां भाव और मजबूत हो जाएगा और जब और मजबूत हो जाएगा चंद्रमा यहाँ पे और शुभ परिणाम दे सकता है और अधिक पॉजिटिव हो सकता है। अगर यहीं पे कहीं चंद्रमा के साथ अशुभ ग्रह बैठा हो, सपोज करिए कि वहाँ पे राहु या केतु बैठा है, राहु केतु के एक्सिस में है चंद्रमा, या फिर शनि के साथ में बैठा हुआ है, तब ऐसी स्थिति में चंद्रमा का जो परिणाम है वो कहीं ना कहीं बिगड़ता है। चंद्रमा अशुभ स्थिति में हो जाता है और फिर हमको मानसिक कष्ट झेलने पड़ सकते हैं। माता के भी ऊपर कहीं ना कहीं कुछ अशुभ प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो चंद्रमा है वो माता का कारक है, साथ में हमारे मन का भी कारक है। तो मन में और माता को, दोनों को यहाँ पे कहीं ना कहीं दुख वाली स्थिति बनी रहती है, चाहे वो मन में बनी रहे या फिर वो प्रत्यक्ष रूप में हो, कहीं ना कहीं से निगेटिविटी थोड़ी बहुत वहाँ पे देखने को मिलती है। अगर 6th हाउस में कोई अशुभ ग्रह आ जाए तो भी यही स्थिति देखने को मिलती है, लगभग वैसी स्थिति होती है, क्योंकि वहाँ से उसको सपोर्ट नहीं मिलता। पाप ग्रहों का पंचम स्थान में होना अगर 9th हाउस में चंद्रमा है तो अशुभ माना गया है, बहुत शुभ नहीं है। या फिर अगर पंचम भाव में कोई शुभ ग्रह नहीं है तो अशुभ ग्रह भी ना हो तभी अच्छा है। चंद्रमा के साथ कोई अशुभ ग्रह ना हो, शुभ नहीं है तो अशुभ भी ना हो, और उस पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि भी ना हो, तब जाके चंद्रमा के परिणाम शुभ होते हैं। और आगे या पीछे, मतलब 10th हाउस में और साथ में 8th हाउस में, दोनों में पाप ग्रह ना हो, या कम से कम एक तरफ उसके 10th हाउस में या 8th हाउस में कोई शुभ ग्रह हो। अब अगर चंद्रमा के साथ जुपिटर हो तो अति उत्तम है, इससे शुभ संयोग हो ही नहीं सकता कुछ। या फिर चंद्रमा के सामने वाले घर में, मतलब तीसरे भाव में, नवमी से तीसरे भाव में गुरु बैठा हो या फिर शुभ ग्रह कोई बैठा हो, तो भी चंद्रमा को बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है और भाग्य में वृद्धि होती है, हेल्थ, वेल्थ सब अच्छे रहते हैं और उत्तरोत्तर उसमें वृद्धि होती ही जाती है। और 24वें वर्ष ज़्यादातर केस में भाग्योदय होने की संभावना प्रबल हो जाती है। 24वें वर्ष शादी होने के बाद, या 24वें वर्ष जो है, या माता के माध्यम से प्रबल संभावना होती है कि उसका भाग्योदय हो जाए, रुका हुआ उसका जो भाग्य है वो कहीं से चल पड़े। भाग्य एक ऐसा शब्द है जिसको लोग समझते हैं कि ये कोई एक मिराकल है, अचानक से अपने आप क्रिएट हो जाता है। ये ऐसा कुछ नहीं होता है। भाग्य हमारे द्वारा किए गए कर्मों से ही बनता है। हम जो कर्म कर चुके होते हैं, अच्छे बुरे, उसी के आधार पर हमारा भाग्य होता है। अच्छे कर्म से अच्छा भाग्य, खराब कर्म से खराब भाग्य बनता है। तो भाग्य कर्मों का ही फल है, ये कोई कहीं से आसमान से गिरता हुआ कोई अचानक से वरदान नहीं है। हमने जो कर्म किए होते हैं उसी का ये फल है
और जैसे जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसे वैसे हमारे भाग्य पर असर पड़ता है। अब हम बात कर लेते हैं कि थर्ड हाउस में अगर जुपिटर हो, थर्ड हाउस में जुपिटर होगा तो वहाँ पे वैसे भी जुपिटर की दृष्टि होगी तो वो बहुत शुभ परिणाम देगा और गज केसरी योग भी बन जाएगा। इसकी वजह से शुभ परिणाम आपको और मिलेंगे। अब पंचम भाव में अगर जुपिटर हुआ तो नव पंचम योग बन जाएगा। पंचम दृष्टि से जुपिटर उसको देख लेगा तब भी शुभ परिणाम देगा। और ये सरस्वती योग भी कहा जाता है। ये एक विद्या प्राप्त करने के लिए एक बहुत ही उत्तम योग है। हालांकि जो लाल किताब है, लाल किताब इन योगों पर चर्चा नहीं करती है, चर्चा करती है वो केवल और केवल ग्रहों के प्लेसमेंट पर। ग्रह कैसे हैं, कहाँ पे बैठे हुए हैं, किस कंडीशन में हैं, उनके आधार पर वो रेमेडी आपको बताती है। तो अगर चंद्रमा शुभ ना हो, इन स्थितियों में से जितनी स्थिति मैंने बताई, तीसरे भाव में, पंचम भाव में, या फिर चंद्रमा के साथ स्वयं अगर कोई पाप ग्रह हो या उस पर पाप प्रभाव हो, जुपिटर की दृष्टि ना हो, जुपिटर साथ में ना बैठा हो, तब क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो सबसे पहला उपाय है कि चंद्रमा से जुड़ी हुई जो वस्तुएं हैं, जैसे दूध हो गया, चावल हो गया, चांदी हो गई, इनसे संबंधित वस्तुएं अपने घर में स्थापित कर दें, परमानेंटली उसको स्थापित कर दें। जैसे चावल हमेशा के लिए आप रख सकते हैं, लाल कपड़े में बांधकर आप चावल और चांदी हमेशा के लिए अपने तिजोरी में, अपने अलमीरा में, अपने जहाँ पे आप इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखते हैं वहाँ पे आप रख दें। तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। इसके साथ में ही अगर आपके यहाँ मज़दूर हैं या मज़दूर आपके यहाँ नहीं काम कर रहे हैं तो आसपास के मज़दूरों की मदद करें, सेवा करें और उनको दूध ज़रूर दें, दूध का दान जो है उनको कर दें। तो इससे चंद्रमा की स्थिति सुधर जाती है, काफ़ी अच्छा फल मिलने लगता है। खास करके चंद्रमा जब शनि से पीड़ित हो तो ऐसी स्थिति में आपको ये उपाय, मजदूर वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। इसके साथ में ही कहा गया है कि सांप को दूध पिलाएं। सांप को दूध पिलाने का मतलब यहाँ इनडायरेक्टली ये हुआ कि अपने दुश्मनों से भी अच्छा व्यवहार करें। यहाँ आप सांप न ढूंढने लगें कि सांप कहाँ है, उसको मैं जाके ढूंढ के दूध पिलाऊँ। ऐसी स्थिति बहुत क्रिटिकल होती है कि सांप को आप ढूंढें, आप उसको दूध पिलाएं। इस स्थिति में आप व्यवहार अच्छा रखें अपने आसपास के लोगों से, और साथ में ही शिवलिंग पर आप दूध अर्पित करें। वहाँ पे 1 चम्मच दूध आप हर सोमवार को ज़रूर अर्पित करें। तो इससे आपका चंद्रमा इंप्रूव होगा। जो भी नेगेटिविटी रही होगी, माता के साथ भी जो भी हेल्थ इशू चले आ रहे थे वो भी दूर होंगे, आपकी मानसिक स्थिति भी अच्छी हो जाएगी और आपके घर परिवार में भी खुशहाली आएगी। तो ये सारी बातें हमको विशेष ध्यान में रखना चाहिए। और हर एक केस में चंद्रमा जब भी खराब हो, किसी भी भाव में हो, तो ऐसे केस में दूध को नहीं जलाना चाहिए। दूध जला के खोया बनाना वर्जित कहा गया है, अन्यथा चंद्रमा और ख़राब हो जाता है। इसलिए चंद्रमा को शुभ करने के लिए दूध से संबंधित जो भी व्यापार है उसको ना करें तो उत्तम रहेगा। तो ये सारी बातें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। चंद्रमा इम्प्रूव हो जाएगा, आपका मन अच्छा हो जाएगा। जब हमारा मन शुद्ध होता है, मन पॉजिटिव होता है, मन में अच्छी एनर्जी होती है, तो हम हर जगह सक्सेस प्राप्त करते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो। सो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।